Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछे सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र को देना होगा जीएसटी का पूरा बकाया। लोन मॉरेटोरियम में ब्याज छूट की मांग की याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। कहा केवल व्यवसाय नहीं, लोगों की दुर्दशा के बारे में भी विचार करना चाहिए। जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर छात्रों और सरकार के बीच टकराव। शिक्षा मंत्री ने कहा छात्र और पेरेंट्स ही चाहते हैं परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ किया कि किसी भी सूरत में परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता। सोनिया गांधी ने बुलाई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जीएसटी, नई शिक्षा नीति और नीट परीक्षा को लेकर चर्चा। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। कहा दिल्ली में अगले हफ्ते 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि 90% से ऊपर पहुंचा दिल्ली का रिकवरी रेट। तो इन सारी खबरों को एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आज की जो पहली खबर है वो राज्यों को जो जीएसटी का भुगतान होना है उससे जुड़ी हुई है। इसको लेकर काफ़ी शोर मच रहा है और ख़ासकर जो गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन सरकारों की एक ही कंप्लेंट रही है कि बीजेपी के जो राज्य हैं, बीजेपी से जो शासित राज्य हैं उनको तो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको जीएसटी का भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ बिहार जैसे भी राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। तो लेकिन आज ये चर्चा क्यों की गई? अब कल जीएसटी काउंसिल की एक बहुत ही अहम मीटिंग बुलाई जा रही है। इनफैक्ट ये पहली मीटिंग है जिसमें कि जीएसटी के कॉम्पेंसेशन को लेकर जो डेफिसिट रहा है, जो शॉर्टफॉल रहा है अभी तक राज्यों के जीएसटी भुगतान का, उसको लेकर एक बहुत ही अहम चर्चा होनी है। और आज जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ही रोचक हैं। ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबरें आई हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनसे वित्त मंत्रालय ने कुछ सवाल पूछे कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पहले उनसे कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं। और उसमें ये पूछा गया है कि क्या केंद्र को राज्यों को पूरा भुगतान देना पड़ेगा। इसमें के वेणुगोपाल ने अपने जवाब में इस बात को बोला है कि सेंटर बिल्कुल लीगली बाउंड है और पूरा कॉम्पेंसेशन देने के लिए। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डज सेंटर हैव टू पे फुल कॉम्पेंसेशन इन द ट्रांजिशन ऑफ 5 years इन केस इट डज नॉट रिक्वायर फंड्स। तो उसके जवाब में के वेणुगोपाल ने बोला है कि सेंटर इज बाउंड टू पे फुल कॉम्पेंसेशन डिस्पाइट द शॉर्टफॉल, यानी कि अगर कमी भी है फंड्स की उसके बावजूद केंद्र को इन राज्यों को पूरा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जिसके बाद से वित्त मंत्रालय में काफ़ी खलबली मच गई है। एक और जो सवाल वित्त मंत्रालय ने पूछा था कि जो शॉर्टफॉल है, क्या राज्य अगर चाहें तो क्या वो मनी बोरो कर सकते हैं, क्या वो पैसे उधार में ले सकते हैं मार्केट से। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि स्टेट्स कैन बोरो मनी बट ओनली इफ दे हैव अ क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि अगर केंद्र सरकार उन्हें क्लियरेंस देगी तो वो मार्केट से पैसों को बोरो कर सकते हैं, यानी कि उधार पर ले सकते हैं। एक और जो सवाल सामने आया था उसमें ये पूछा गया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पूछा है कि वेदर द 5 years कॉम्पेंसेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू द स्टेट्स। जो 5 साल का जो कॉम्पेंसेशन पीरियड की जो जीएसटी एक्ट में जिस चीज़ को लेकर मेंशन है, उन्होंने कहा था कि इतना सारा भुगतान अगर एक साथ नहीं हो पाएगा तो क्या इस 5 साल के पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नो एक्सटेंशन पॉसिबल अनटिल अनलेस द स्टेट्स अग्री टू दिस डिफरमेंट, यानी कि अगर स्टेट्स अग्री करेंगे तो उन्हें ये एक्सटेंशन मिल सकता है। तो अब ऐसे में आप एक ब्रॉड पिक्चर आपको मिल गई होगी कि कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जो बैठक होगी, उसमें ये जितने भी राज्य हैं ये क्या क्या चीज़ें केंद्र सरकार को लेकर पुश करेंगे। पहला इनका एजेंडा होगा कि किसी तरीके से केंद्र सरकार को इस चीज़ के लिए मनवाया जाए कि वो मार्केट से पैसे उधार पर लें और फिर समय पर राज्यों को जीएसटी का भुगतान करें। दूसरा, जो कॉम्पेंसेशन सेस की बात कही गई है, टाइमली पेमेंट्स की बात कही गई है। अगर आप जीएसटी एक्ट उठाकर देखें तो 14% जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन राज्यों को दिया जाना चाहिए उसको लेकर कहा गया है कि उस पर एक समन्वय होना चाहिए, कंसेंसस बनना चाहिए, ताकि टाइमली पेमेंट्स जो 14% जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन है वो स्टेट्स को दिया जाए। और
इन सारी बातों पे एक उम्मीद जताई जा रही है कि ये सारे राज्य जितने हैं, ऑल दी स्टेट्स विल ट्राई एंड पुश द सेंटर टू अग्री टू दोज थिंग्स। लेकिन ऐसे में आज जितने भी जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मनप्रीत बादल, आई एम सॉरी, जो वित्त मंत्री हैं पंजाब के मनप्रीत बादल, उन्होंने कहा है कि अगर जीएसटी का भुगतान नहीं होता है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिफ़ॉल्ट। जो हमारा सॉवरेन स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर एक प्रहार है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो दी गई थी उसको केंद्र सरकार पूरी तरह से उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। उधर भूपेश बागेल ने कहा है कि अगर हमें सेंटर भुगतान नहीं करता है जीएसटी का तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता एक्सेप्ट दैट वी लेवी द टैक्सेस। लेकिन क्या इसका प्रावधान है जीएसटी एक्ट में, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर सेंटर भुगतान जीएसटी का नहीं करती है तो राज्यों ने इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस लोगों से वसूलें, क्योंकि अभी तक जितने भी आप वित्त मंत्रियों को अलग अलग राज्यों से सुने तो उन्होंने यही कहा है कि स्टेट्स के पास इस समय बिल्कुल पैसा नहीं है, और जो पैसे राज्यों के पास हैं वो पैसे लोगों की वेजेस में जा रहे हैं, सैलरीज पे करने में जा रहे हैं, लोगों की पेंशन का भुगतान करने में जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बाकी खर्चे हैं राज्य के वो कैसे निकलेंगे, और ख़ासकर एक ऐसी अवस्था में जब केंद्र सरकार से राज्यों को कोई भी सपोर्ट इस समय नहीं मिल पा रहा है। अब आपको बता दें कि जो 2019 और 20 का जो वित्तीय साल था उसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ के करीब सेंटर ने भुगतान जीएसटी का दिया था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोई भी जीएसटी कॉम्पेंसेशन राज्यों को नहीं दिया गया है। और ख़ासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, पैंडमिक के टाइम में, जब जितने भी राज्य थे सब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए जद्दोजहद थी कि कैसे वो खर्च चलाएं अपने राज्यों का। तो ऐसे में अगर जीएसटी का भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि सारे जो राज्य हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर सुचारू रूप से चलनी चाहिए, वो बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो कल की जो एक मीटिंग है वो बहुत अहम मीटिंग है। अब ये देखना है कि जितने भी राज्य हैं क्या वो वाकई में केंद्र सरकार को पुश कर पाते हैं, और क्या राज्य जो केंद्र सरकार है वो उनकी शर्तों पर मानता है या नहीं मानता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर है, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन मॉरेटोरियम, उसको लेकर एक बहस छिड़ी थी। और पिटिशनर्स जिन्होंने ये पिटिशन डाला था उन्होंने कहा था कि बैंक्स एडिशनल इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, खासकर इस मॉरेटोरियम के पीरियड में। अब आपको ध्यान दिला दें कि जब निर्मला सीतारमन ने अपनी शुरुआती दिनों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महामारी के टाइम, तो उन्होंने कहा था कि मॉरेटोरियम दिया जा रहा है पहले 3 महीने का, उस मॉरेटोरियम को एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए, और उसकी अब लास्ट डेट 31 अगस्त को है। उस मॉरेटोरियम के दौरान ये कहा गया था कि जो लोग अपने ईएमआई के पेमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक्स को, तो उन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन मॉरेटोरियम के पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ऐसे में पिटिशनर्स ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उसी को लेकर आज सुनवाई हो रही थी। और जो मुख्य बातें आज की हियरिंग से जो निकल कर आई हैं वो यही है कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है जहां तक इंटरेस्ट पेमेंट्स का सवाल है इस मॉरेटोरियम पीरियड में। एक बात जो बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली और वो ये थी कि जो केंद्र सरकार है वो आरबीआई की आड़ में सारी चीज़ें छुपा रहा है, और जो अर्थव्यवस्था है उसकी ख़राब हालत आज इसीलिए हुई है क्योंकि जिस तरह से सेंटर ने लॉकडाउन को इम्पोज किया था। एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं तो आज उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रॉब्लम विद इंडियाज इकोनॉमी वाज क्रिएटेड ड्यू टू द लॉकडाउन, व्हाई सेंटर हैज़ नॉट फाइल्ड एन एफिडेविट सो फार on why banks charging additional interest, center is hiding behind RBI। यानी कि आरबीआई की आड़ में, आरबीआई की पर्दे के पीछे केंद्र सरकार अपने आप को छुपा रही है और कोई ठोस एफिडेविट जो उसे अभी तक फाइल करना चाहिए था नहीं फाइल किया है। जिसको लेकर आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो कि पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे केस में, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो मियाद है मॉरेटोरियम की वो 31 अगस्त को पूरी हो जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को जो मॉरेटोरियम पीरियड अगर ख़त्म हो जाता है तो जितने भी जो लोन्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स में बदल जाएंगे। तो उन्होंने एक बात की गुहार कोर्ट से लगाई है कि इस मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए एटलीस्ट तब तक जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ जाता है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 हफ्ते
का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो अपना एफिडेविट फाइल करेंगे। लेकिन आज जो एक बहुत ही मुख्य बात आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली और जिसको लेकर तुषार मेहता ने कहा कि अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर बात कोई ठोस बात नहीं केंद्र सरकार करता है, वो इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बिजनेस और बैंक्स बिल्कुल चरमरा जाएंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि आप इस समय एक ऐसी महामारी के टाइम, एक ऐसी वैश्विक महामारी के टाइम जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, तो आप सिर्फ बिजनेसेस और बैंक्स के बारे में नहीं सोच सकते। आम आदमी जिस कठिनाई से और जिस तकलीफ से गुजर रहा है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस बात को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जो अगला क्वार्टर हमारी इकॉनमी का आने वाला है वो अभी के क्वार्टर से और भी ज़्यादा उसकी बदतर हालत होगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या इस मॉरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ाया जाएगा तो क्या एडिशनल इंटरेस्ट को चार्ज करना वो कहाँ तक वाजिब है। तो क्या केंद्र सरकार कोई मिडिल ग्राउंड निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता। लेकिन फिलहाल बिजनेसेस और बैंक्स की तो जो हालत खस्ता है वो है ही, लेकिन ऐसे में जो आम आदमी है जिन्हें ईएमआईज पे करनी है, जिन्हें अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने हैं, उनके ऊपर आज एक जो लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसकी तलवार लटक रही है। और एक बहुत ही अनिश्चितता का इस समय माहौल है, क्योंकि अगर 1 सितंबर को जब ये केस की दोबारा हियरिंग होगी और जब केंद्र सरकार अपनी एफिडेविट फाइल करेगा, तो सबकी निगाहें टिकी होंगी कि लोन मॉरेटोरियम पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और उससे भी बड़ी बात कि केंद्र सरकार क्या आम आदमी को अश्योर कर पाता है या नहीं कर पाता। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जिनके पास सैलरीज नहीं है, लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। तो ऐसे में आप अपने ईएमआईज क्या पे कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। क्या ऐसे में आप अपने इंटरेस्ट पे कर पाएंगे? शायद नहीं। तो क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है ताकि बिजनेस और आम आदमी के इंटरेस्ट को दोनों को केटर करते हुए क्या हम कोई मिडिल ग्राउंड निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते? 1 सितंबर को जब ये हियरिंग होगी तो उस पर निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल इस स्टोरी पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर जेईई और नीट की जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर है। काफ़ी कोहराम मचा हुआ है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और आपको बता दें कि ये स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो थोड़ी बहुत नहीं है। 8.58 लाख लोग जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, उसके लिए बैठ रहे हैं। और 15 से 17 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम यानी कि जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसके लिए बैठ रहे हैं। और इन सारे स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अब इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने घरों में ब्लैक मास्क पहनेंगे, ब्लैक फ्लैग्स को दिखाएंगे और अपना विरोध जताएंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान, उन्होंने बार बार इस बात को केंद्र सरकार से कहा है कि इस दौरान वो एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और सरकार आगे इसे क्यों नहीं बढ़ा सकती है। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा मंत्री ने डीडी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उसमें कहा है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये चाहते थे कि उनका साल ना बर्बाद हो, और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गाइडलाइंस निकाली हैं और उस गाइडलाइंस के तहत ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जो जेईई मेंस हैं उनका एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर के बीच में है और नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर में है। और जेईई मेंस को लेकर उन्होंने एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए हैं। नीट के एडमिट कार्ड्स अभी इशू होने हैं, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार बना हुआ है। लेकिन जबकि शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया है कि वो किसी भी सूरत में इस एग्ज़ाम को वो पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि क्या वाकई में जो विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, क्या उसका वाकई में कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है, क्योंकि बहुत सारी विपक्षी पार्टीज़ जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि जो स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, सोनू सूद, ये सारे लोग आज इन छात्रों के समर्थन में आ गए हैं कि नहीं, कोरोना महामारी के दौरान इन एग्ज़ाम्स को नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के प्रेशर में आके उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर एक बहुत ही अनिश्चितता भरा माहौल है। और जितने भी स्टूडेंट्स के आप इंटरव्यूज़ देखें, चाहे वो किसी वेबसाइट पर हों, चाहे किसी टीवी चैनल पर हों, सारे स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि वो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस विच हैव बीन टेकन, दे आर नॉट श्योर दैट इफ दे गो बैक टू देयर हाउसेज दे विल नॉट कैरी बैक द इन्फेक्शन।
और अगर वो इन्फेक्शंस वापस अपने लेके जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ में जो भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें इन्फेक्शन होने का डर है। तो सिर्फ ये एक प्ली लेकर छात्र आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वी आर नॉट डिमांडिंग अ कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम्स, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ पोस्टपोनमेंट। तो कैंसिलेशन नहीं बल्कि पोस्टपोनमेंट की डिमांड बार बार ये स्टूडेंट्स इस बात को कर रहे हैं। आपको ध्यान दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पिटिशन को डिसमिस कर चुका है। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब एग्जाम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या रास्ता निकलेगा, और बार बार इस बात को श्योरिटी दिया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो गाइडलाइंस, जिन गाइडलाइंस के तहत ये एग्जाम्स कराया जाएगा, वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन सभी जानते हैं कि जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन कोरोना की महामारी जिस रेट से जो संक्रमण बढ़ रहा है, यू कांट बी श्योर इफ यू रियली कैच द इन्फेक्शन। सो इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो देयर इज सर्टेनली a strange uncertainty which still prevails। अब इसका बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या वाकई में सरकार इस परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए रेडी होती है, इस पर बहुत बड़ा डाउट है। आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी चौथी खबर, आज सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी सारी नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट्स को लेकर, जिसमें कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, और जिसमें कि अरविंद केजरीवाल और पिनाराई विजयन नहीं अटेंड कर पाई मीटिंग, लेकिन ममता बनर्जी थी, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी थे, और ऐसे बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री थे, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन सारे लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया, और मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि नीट और जो जेईई मेंस को लेकर जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर एक ये इशू था जिसे डिस्कस किया गया। दूसरा, जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेकर बातें कही गई, और सारे लोगों ने कहा कि जीएसटी का भुगतान जिस तरह से केंद्र सरकार राज्यों को नहीं कर रही है, तो एक तरीके से धोखाधड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो दी गई थी उसको लेकर बहुत हनन है, और सिर्फ गैर बीजेपी राज्य के जो शासित राज्य हैं वहाँ के ही लोग नहीं, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इस बात को कहा है कि अब फुल कॉम्पेंसेशन राज्यों को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें भी आज इस ऑपोजिशन की मीटिंग में हुई, जैसे कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लॉ को लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार, ऐसा लग रहा है कि इन सारे कानूनों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, संघीय ढांचे पर प्रहार है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि आज सोनिया गांधी ने सारे इन ऑपोजिशन पार्टी से ये कहा कि अब एकजुट होने का समय आ गया है, कि एकजुट होकर और मोदी सरकार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी जाए। हेमंत सोरेन ने आज इस बात को कहा कि जो मोदी सरकार है वो संघीय ढांचे को कमज़ोर कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि स्टेट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे केंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है कि बुलडोज करना चाह रही है राज्य सरकारों को। हेमंत सोरेन ने एक बात और भी कही कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ छोड़ा जा रहा है, तो वो भी अपने आप में एक संघीय ढांचे पर प्रहार है। और उद्धव ठाकरे ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोला। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ गया है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मोदी सरकार से डरना है या लड़ना है। इस बात को उद्धव ठाकरे ने कहा। आपको ये भी बता दें कि सुबह ये खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे शायद ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया फाइनली। और इस तरीके से आज एक बार फिर से सोनिया गांधी ने ये दिखाया कि वो अभी भी सक्षम है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, अगर सोनिया गांधी उन्हें बुलाती हैं तो वो उन्हें एकजुट करने में कहीं ना कहीं सफल हो रही हैं। और जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, चाहे वो जीएसटी के भुगतान को लेकर हो, चाहे नीट और जेईई की परीक्षा हो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने से ये लगता है कि आज इस ऑपोजिशन मीटिंग से जो आने वाला जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है, जो मिड सितंबर में उम्मीद है कि होगा, तो उसमें जिस तरीके के इश्यूज़ रेजोनेट करेंगे उसकी एक झलक आज हमें ज़रूर मिल गई है। और मुझे लगता है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ होंगी वो मोदी सरकार को इन सारे इश्यूज़ पर घेरने की कोशिश ज़रूर करेंगी। लेकिन देखना ये होगा कि कितनी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जो वाकई में मोदी सरकार से डरेंगी या वो झंडा उठाकर लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। इन सब पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। आने वाला मॉनसून सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इन सारे इश्यूज़ के अलावा आप ये मत भूलिए कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ का इशू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसको लेकर
विपक्ष पूरी तैयारी में है कि किसी तरह से केंद्र सरकार को इस पर भी घेरे। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई में ऑपोजिशन एक यूनिटी क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल तितर बितर लग रहा था, और इस समय ऐसी खबरें भी आ रही थी कि CWC में ऐसा लग रहा था कि दो फाड़ हैं, एक राहुल गांधी के कैंप को लेकर और एक सोनिया गांधी के कैंप को लेकर। तो अब क्योंकि सोनिया गांधी इस समय इंटरिम प्रेसिडेंट की बागडोर वो तब तक संभालेंगी जब तक अगला AICC का सेशन नहीं आ जाता। तो अब ये देखना होगा कि इंडियाज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, दैट इज कांग्रेस, डज इट सक्सीड इन ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, एंड आर दे रियली able to unite? Will they really be able to unite themselves against the Modi government? Is the $1,000,000 question and is something to be watched out for. इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी कोरोना अपडेट्स को लेकर जुड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक बहुत ही भयानक सी स्थिति हो गई है। अभी तक अगस्त का सिंगल डे स्पाइक, जो लार्जेस्ट सिंगल डे स्पाइक मैं बोलूँ तो 1544 फ्रेश केसेस आए हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि अब वो इन्फोर्समेंट को ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे। जो लोग मास्क नहीं पहन के निकलेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब ज़रूरी हो गया है, समय आ गया है कि सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद अगर इतनी भारी संख्या में फिर से वापस इन्फेक्शन लौट रहा है और इन्फेक्शन का रेट वापस बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है, और जिसको लेकर बार बार उन्होंने गुहार लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं और दिल्ली सरकार आपकी जितनी भी हो सकेगी वो मदद करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि यूपी में भी एक बहुत चिंता का विषय बन गया है, जहाँ तक कोरोना के संक्रमण का मामला है। करीब 5,898 केसेस आ चुके हैं और यूपी में एक बहुत ही भयावह स्थिति है, जिस तरह से गांव-गांव में और अर्बन एरियाज़ में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इस समय आप यूपी की बात, ओवरऑल इंडिया टैली की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 67,151 केसेस कोरोना के आ चुके हैं और 1,066 डेथ्स पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है, इस समय भी आप देखिए तो लगातार जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं 67,000 और 70,000 के बीच में ऑन एन एवरेज, जिस रेट ऑफ इन्फेक्शन को हम बोले तो वो अभी तक बना हुआ है। लेकिन रिकवरी रेट, ये अच्छी बात है कि वो लगभग 75% पहुँच चुका है। लेकिन रिकवरी रेट से हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि एक जो चिंता का विषय ये है कि इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद अब जब अनलॉक की स्थिति आई है तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगस्त में जो राइज ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है वो बहुत ही वरीसम है। एक चिंता का विषय है कि क्यों इतना संक्रमण फैल रहा है। क्या 2-3 इसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को अनलॉक किया जा रहा है, लोग बाहर से वापस अब शहरों में लौट रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर आपने देखा था वापस अपने गाँव को चले गए थे, वो अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। तो क्या वो सब संक्रमण अपने साथ वापस लेकर आ रहे हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी टेस्टिंग होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि रिकवरी रेट हमारा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन हम संक्रमण को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? और जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें एक बात पर टिकी हुई हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो कब आएगा। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जल्द से जल्द भी अगर कोई वैक्सीन आएगा तो वो साल के अंत के पहले नहीं आ सकता है। तो जितना भी पीरियड साल के अंत तक या जब तक वैक्सीन नहीं आता है, ये पीरियड सबके लिए बहुत ही क्रूशल होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होगा, लोग इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर सरकार और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.